हेलो स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स के तहत सीबीएसई बैच वाले के लिए, जो कि गुरुकुल टॉपर्स चॉइस के तहत है। क्रैश कोर्स इंग्लिश। इसमें आपको लास्ट क्लास में बताया गया था किस तरह से ए और बी कंप्लीट करवाने के बाद सी सेक्शन का 2 क्वेश्चन हो चुका, जो 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का था। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि अब आज जो है किस तरह आप 6 मार्क्स वाला और क्वेश्चन है नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट ईयर जो आया है उसी पर हम फोकस कर रहे हैं और इसी पैटर्न से प्रश्न आएंगे। यहाँ जो है जैसा कि आपको पता है बुक 2 ही है लिटरेचर में, फ्लेमिंगो और विस्टास। फ्लेमिंगो 2 आ रहा है प्रोज पोइट्री सेक्शन में और विस्टास में भी शॉर्ट स्टोरी आ रहा है। तो इस तरह से 2 बुक है लेकिन 3 सेक्शन इसमें आ रहा है। तो जो भी हो, यहाँ आज जो है 9 क्वेश्चन 9 का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 6 मार्क्स का है और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा और कंप्लीट द स्टेटमेंट रहेगा। एक पैसेज दिया रहेगा और उसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाए ताकि आप उसका सटीक पढ़िए पैसेज को, फिर उसके बाद सॉल्व करना है आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज ये है, देखिए, द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है, रैट ट्रैप का मतलब, रैट ट्रैप हो रहा है चूहेदानी को कहते हैं हम, ठीक है। रैट का मतलब चूहा, ट्रैप मतलब पकड़ने का, जो एक होता है एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट। और इस तरह से उसी पर मेन उसका टाइटल दिया गया है। यहाँ देखिए उसी चैप्टर से एक पैसेज दिया गया, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीस इन, क्या पहला है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू ए और बी। दैट मीन्स 2 है, इसमें से एक को सॉल्व करना है या बी, अथवा में बी है। तो आज अभी ए का हम फोकस कर रहे हैं। एज क्या है क्वेश्चन का, इस चैप्टर का एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसी चैप्टर से लिया गया ओरिजिनल स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना है। उसके बाद 1 to 6 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 1 मार्क्स इसमें आपको आएगा। तो ये जो है लिखा गया है एक चूहेदानी पर है। इसमें लेखक किस प्रकार, एक बड़ा फनी है, इसमें बताया गया है किस तरह से जो है टॉपिक पे दिया गया है। देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। दूसरे दिन क्या हुआ, दोनों व्यक्ति खुशी के साथ, है ना, गुड सीजन, गॉट अप इन गुड सीजन। द ग्राफ्टर खुशी के साथ उठे, मतलब बहुत ही खुशी माहौल में था, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। द क्रॉफ्टर वाज, क्रॉफ्टर क्या होता है, क्रॉफ्टर का मतलब कृषक होता है, खेती करने वाला। वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, जो कृषक था वो क्या था, वो जल्दीबाजी में था दूध, मिल्क हिज काउ, मिल्क का मतलब दूध होता है, गाय दूहना, जल्दीबाजी, हरी का मतलब जल्दीबाजी से गाय दूहने में था। एंड द अदर, और दूसरा जो आदमी था, प्रोबेबली थाउट, शायद सोच रहा था, सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड। जब वो देखा कि कृषक गाय दूह रहा था और उसमें लगा हुआ है, तो उसे लगा कि नहीं, हमें भी उठ जाना चाहिए, शुड नॉट स्टे इन बेड, बेड पे नहीं पड़े रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब परिवार का जैसे जो बड़ा मुखिया जो होता है, अगर जब जग गया हो तो ऐसी स्थिति में सभी को जग जाना चाहिए। तो वही सेंस लगाते हुए वो दूसरे व्यक्ति जो किया वो भी उठा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उसी समय वो वहाँ का जगह को छोड़ते हुए सेम टाइम में उठा। और द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, कृषक जो था
गाय दूहने के लिए निकला और वो क्या किया कि दरवाजा को सटा दिया, लगा दिया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और लॉक करके दरवाजा गेट को लगा के चाबी को क्या किया, अपने पॉकेट में रख लिया. द मैन विथ द रैटरैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. द मैन विथ द रैटरैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और उसे गुड बाय करते हुए थैंक यू बोला. एंड देयर अपॉन इच वेंट हिज ओन अवे. फिर दोनों अपने अपने रास्ता चला गया. बट हाफ एन आवर, आधे घंटे में लेटर, द रैटरैप्स पेडलर्स स्टूड अगेन. लेकिन जैसे ही आधा घंटा बीता कि जब वह आया तो उस समय क्या हुआ कि घर को जो चला गया था वो क्या किया, चूहेदानी को लेकर फिर पहुंचा. अगेन, पेडलर का मतलब क्या होता है, फेरी वाला. ये जो है ना, पेडलर का मतलब फेरी. स्टूड अगेन, फेरी वाला इसको कहते हैं. और चाबी अपने जेब में डाल के चूहेदानी लिए हुए आदमी ने धन्यवाद करते हुए अलविदा कहा. और इसके बाद प्रत्येक अपने अपने रास्ते चल पड़ा. He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch with carefully back in its place and went away. लटका के बैग को और वह क्या किया, बाहर निकल गया. तो इस तरह से इस टॉपिक में बताया गया कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है. इस स्टेटमेंट को पढ़िए. इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इस दोनों में से कौन सा सही होगा यहाँ आपको भरना है. तो क्या बताया गया, द बिहेवियर ऑफ पेडलर्स एज डिस्क्राइब्ड इन अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एक्ट ऑफ, क्या होगा, डिसीट होगा कि ओबीडियंस होगा. डिसीट होगा कि ओबीडियंस होगा. दोनों में से क्या था, उसका एक्ट कैसा था, फेरी वाला का कैसा एक्ट था. तो यहाँ दो में से डिसीड और ओबीडियंस का मतलब क्या हो रहा है, डिसीड का मतलब, और ओबीडियंस का मतलब यहाँ हो रहा है डिसीड होगा. क्योंकि यहाँ पर जो है उसमें उसको जो है ओबीडियंस उसमें नहीं था, वो डिसीड था. बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. दोनों आदमी जगह इन गुड सीजन, अच्छे माहौल में. द ऑथर यूजेज द एक्सप्रेशन गुड सीजन टू डिनोट दैट. ए गुड सीजन जो वर्ड है ये किस सेंस में लगाया गया, ऑथर यहाँ क्यों लगाए गुड सीजन. दे स्लेप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. इज इट दे गॉट इन अ गुड मूड. दे गॉट अप अर्ली इन टाइमली. दे गॉट अप हर्डली. दैट मीन्स चार में से कौन सा इसका इसेंस ले रहा है. गुड सीजन का मतलब क्या हो रहा है, क्या होगा यहाँ. देखिए यहाँ बताया गया है कि किस तरह से गुड सीजन का क्या कहा गया है. सजेस्ट दे वोक अप अर्ली इन टू बिगिन देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज प्रॉम्प्टली. दे गॉट अप अर्ली एंड टाइमली. गुड सीजन का मतलब यहाँ हो रहा है दे गेट अप अर्ली एंड टाइमली. गुड सीजन. और नेक्स्ट आ रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, स्टेट द अर्डनी. इसमें से को क्या बताया था, ए वाला आंसर हो रहा है. इसमें से ए आंसर हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है, स्टेट द अर्डनी इन द पेडलर्स रिस्पॉन्स. द मैन विद द रैटरैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू. इसमें क्या है, स्टेट द आयरनी इन पेडलर्स रिस्पॉन्स. तो यहाँ देखिए आयरनी कौन सा इसमें बता रहा है. द पेडलर expresses gratitude and politeness while leaving only to return and rob the crofter. This stark contrast between his word
एंड एक्शन क्रिएट्स द आयरनी। मतलब विरोधाभास यहाँ हो रहा है, एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड एंड पोलाइटनेस, आभार भी व्यक्त कर रहा है और क्या हो रहा है, पोलाइटनेस हम्बलनेस भी है। कहने का मतलब है वाइल लिविंग ओनली टू रिटर्न रॉब द क्रॉफ्टर। दिस स्टेक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज वर्ड्स एंड एक्शन, वर्ड्स एंड एक्शन दोनों जो है क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, आयरनी क्रिएट कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट, हम लोग यहाँ देखते। ओके हाँ, तो यहाँ जो आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फ्लॉ इन द peddler's character as reflected in the above extract is, for there is option and you have to choose one correct option. He is jealous, he is he is jealous of rich people, he indulges in self pity, he can rob his benefactor, he can sleep anywhere without any hesitation, ही इज जेलस ऑफ रिच। उसके क्या जेलस था, मतलब क्रॉफ्टर को क्या था, इसमें क्या बता रहा है, ही जेलस ऑफ रिच, क्या वो जेलस करता था अमीर लोगों से, क्या वह सेल्फ पीटी था, एकदम उसी में लगा रहा था, इंडल्ज रहता था। ही कैन रॉब हिज बेनिफेक्टर, ही कैन स्लीप एनीवेयर विदाउट एनी हिज, बिना किसी संकोच का वह कहीं भी सो सकता था। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपका बताया गया है, कौन सा आ रहा है इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या क्वेश्चन आ रहा है, नंबर 4। देखिए 4 में जो बताया गया है, करेक्ट ऑप्शन, ही कैन रोब हिज बेनिफैक्टर, ही कैन रोब हिज बेनिफैक्टर। सही बात है ना। तो उसी तरह डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड विथ काइंडनेस, काइंडनेस के बावजूद, जनरसिटी फॉर द क्राफ्टर, द पेडलर बिट्रेज हिज बेनिफैक्टर बाय स्टीलिंग हिज मनी, स्टीलिंग हिज मनी, उसके पैसे को चुराते हुए। तो कहने का मतलब है ये क्या है, ये गलत है। तो इसीलिए यहाँ जो है बताया गया है किस तरह से जो है, डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड विथ काइंडनेस and generosity by the crofter, the peddler betrays his benefactor by stealing his money. Next question है, complete the following sentence, the role of cow in the crofter's life। कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को, स्टार्ट क्या हुआ है, द रोल ऑफ काउ इन द क्राफ्टर्स लाइफ, क्राफ्टर कृषक के लाइफ में गाय की क्या भूमिका है। तो यहाँ देखिए इसको कंप्लीट कैसे किया गया है, द काउ इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड, गाय क्या है, एक बहुत बड़ा स्रोत है जीविका का, फॉर द क्राफ्टर कृषक के लिए, प्रोवाइडिंग हिम विथ इनकम थ्रू मिल्क, उनसे क्या प्राप्त होता है, दूध को बेचकर वो क्या करता है, पैसा लाता है, इनकम होता है। मिल्क प्रोडक्शन एज एविडेंस बाय हिज प्राइड इन शोइंग द पेडलर्स द अर्निंग्स। तो कहने का मतलब है जीविका का जो एक मुख्य साधन है वो क्या है, कृषक का गाय है, गाय का ही सेवा करके, गाय को खिला पिला के उसके दूध से फिर दूध को बेचना, दूध से बने पदार्थ को बेचना, इस तरह से उसका जो है एक वही जीविका का साधन होता है। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को आपको पूरा किया गया है। अब जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 6 9 का, चूज वन इंस्टेंस
from the above extract to show that Pedros acted like a well mannered person. आपको एक इसे बताना है इस टॉपिक से, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि दैट पेडलर्स एक्टेड लाइक अ वेल मैनर। क्या है? वे एक वेल मैनर्ड, अच्छे, एक व्यवहार कुशल व्यवहारवादी है। यहाँ कहने का मतलब है कैसे वो कुशल व्यवहारवादी है। द पेडलर सेड गुड बाय एंड थैंक यू। ये जो कहने का मतलब है, ये क्या है? गुड बाय और थैंक यू क्या है? एक अच्छा उसका मैनर दिखा रहा है कि किस तरह से जो है वो फेरी वाला जो था, गुड पैडलर का मतलब क्या होता है? फेरी वाला जो बेचता है। सेड गुड बाय एंड थैंक यू टू क्राफ्टर, कृषक को कहा, बिफोर लिविंग द कॉटेज, कॉटेज को माने घर को छोड़ते हुए उसके, विथ रिफ्लेक्ट पोलाइट बिहेवियर। थैंक यू और गुड बाय ऐसा वर्ड है जो कि एक वेल मैनर्ड आदमी इस्तेमाल करता है। उससे क्या होता है? उसका व्यक्तित्व की एक अलग छाप मिलती है, एक पहचान बनती है। क्या मिलती है उसे? पोलाइट बिहेवियर डिस्पाइट हिज अल्टरनेट इंटेंशन। तो कहने का मतलब है इस तरह से इसमें जो वर्ड जो इसमें इस्तेमाल किया गया है गुड बाय, उसी को इसमें देना कर, अपने मन से जवाब नहीं देना है। जो इस पैसेज में दिया गया है उसी से आपको कलेक्ट करते हुए मेन थीम को पकड़ना है और हर क्वेश्चन का सॉल्व करना है। जितना आपका क्वेश्चन इसमें आ रहा है सब जो है 1 मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, 6 क्वेश्चन इक्वल टू 6 मार्क, दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, तो 9 का जो है ये कंप्लीट हो गया। अब 9 का जो है बी अथवा में है जो और है, इसकी हम चर्चा आप करेंगे। तो यहाँ देखिए इस पैसेज को पढ़िए पहले, क्या इसमें बताया गया है, उसके बाद जो है हम लोग इस पे फोकस करेंगे। 9 का ये हो गया। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब बी का देखिए, इसमें क्या बताया गया है? द लॉस्ट होगा, यहाँ गलत ही लिखा गया है, द नहीं होगा, लॉस्ट स्प्रिंग, लास्ट नॉट या चैप्टर बुक में भी जो है खैर, तो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर एनिज यूंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये है लॉस्ट स्प्रिंग है, मिस प्रिंट हुआ है बुक में। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम है, पोएम। जैसे यहाँ पर किस तरह से जो है ये एनिज यूंग के द्वारा लिखा गया है। ये पोएम क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है? एनिज यूंग। ये जो एनिज यूंग को लिखा गया है, इसमें जो है किस तरह से जो है इस पे स्प्रिंग सीजन के बारे में बताया गया है। और यहाँ टॉपिक को पहले पढ़िए, यहाँ क्या बताया गया है? हाँ, तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, बहुत ज़्यादा समय लग गया था स्कूल बनने में। आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस किया गया था, डैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं था, बट promises like mine abound in every corner of his blink world. After month of knowing him, I asked him his name. उससे पूछा गया क्या नाम है, तो क्या बताया अपने बारे? साहेब आलम, है ना। He announces he does not know what it means. वो नहीं जानता था इसका मतलब क्या है। बता दिया गया कि क्या नाम है, तो यह नाम है साहेब आलम। If he knew it means लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब होता क्या है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड एंड आर्मी ऑफ बेयर फीट, खुले पैर, बॉयज who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the month, I have come to recognize each of them.
1 महीने के बाद आई हैव कम आया और उसको पहचाने ईच ऑफ देम। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, पूछे क्यों आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। आई आस्क वन, माई मदर डिडंट ब्रिंग देम, मेरी माँ नहीं लाई है, कहाँ से, डाउन फ्रॉम द सेल्फ, जो सेल्फ में था वहां से नहीं लाई है। ही आंसर सिंपली, इवन इफ शी डिडंट इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो लाती भी तो उसे मैं फेंक दूंगा। एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच, दूसरा जो पहना हुआ था वो क्या था, उसका चप्पल जो है उसका मैचिंग का नहीं था। तो कहने का मतलब है यहाँ इस पे करना है, ये जो नेम किसे कहा गया है, शायब आलम। इसका हम डिटेल में पूरा आपको फिर समरी भी बताएंगे और ये स्टोरी भी है लंबा, इसीलिए अभी हम यहाँ बस इसका अर्थ समझा दिए। अब इसके बाद जो है इसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ये जस्ट इसको हम पैटर्न बता रहे हैं किस तरह से आंसर देना है। इस चैप्टर का अलग अलग लंबा लंबा स्टोरी है और उस स्टोरी को पूरा समराइज करने में टाइम लगेगा। मेरा अभी मेन है कि आपको पैटर्न से क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आ रहा है उसको समझाना है, और फिर जितने चैप्टर आ रहा है हर को हम फिर कंप्लीट करेंगे डिटेल में। मेन पॉइंट तो उसमें क्या होता है कि किसी भी आप जब शॉर्ट स्टोरी या लॉन्ग स्टोरी या पोएम किसी भी चीज़ का है तो इतना ध्यान रखिए आप उसमें मेन उसमें कितने कैरेक्टर हाईलाइटेड है, उसका सेंट्रल थीम क्या है, और राइटर इस स्टोरी के द्वारा या इस पोएम के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंसी कॉलम क्या है। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेन कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर दैट इज कैरेक्टर का हाईलाइट, सेंट्रल उसका आइडिया क्या है, और सिग्निफिकेंस सार्थकता क्या है। इस कवि या लेखक इस अपना इस पब्लिकेशन अपना इस जो है रचना के द्वारा कवि है तो कविता के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, और अगर लेखक है तो अपना स्टोरी के द्वारा ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये चीज़ पे हाईलाइट करते हुए मैं डिटेल में फिर इसको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है असल है किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझिए और आप आराम से जो है आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिटेल में फिर पढ़ाएंगे। तो यहाँ जो है अगर उसमें पढ़ाने लगे तो फिर क्वेश्चन सब छूट जाएगा। सो दैट focus it here, select the option from those given in bracket to fill in the blank। यहाँ पर जो बताया गया है एक ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन है, क्लैरिफिकेशन, कंफ्यूजन, इसमें से कौन सा सुटेबल होगा। द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज वन ऑफ, क्या होगा, क्लैरिफिकेशन होगा, स्पष्टीकरण या संदेहात्मक। क्लैरिफिकेशन का मतलब स्पष्ट और कंफ्यूजन का मतलब संदिग्ध। तो यहाँ हम देखिए इसमें बताया गया है द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट इज वन ऑफ क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिफिकेशन हो रहा है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is implied by the expression he would have a hard time believing it? What is implied by the expression he would have a hard time believing it? तो यहाँ जो है क्या करना है, clarification. The speaker tries to justify why a promise to build a school for Sahib could not be fulfilled, reflecting the next question here. This one is here, correct option is Sahib's living condition is contrary to the meaning of his name. The name Sahib Alam means Lord of Universe, but his life is filled with poverty and hardship. नाम था इतना अच्छा कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन उसका वास्तव में क्या था, जीवन क्या था, पॉवर्टी एंड हार्डशिप, मेकिंग इट्स आयरोनिक एंड डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिलेट टू द ग्रेंड्योर ऑफ हिज नेम। तो इस तरह से यहाँ जो है साहिब्स लिविंग कंडीशन इज कंट्रेरी टू द मीनिंग ऑफ हिज नेम, इसमें आएगा आंसर ऑप्शन जो है सी आ रहा है। देखिए यहाँ सी होगा, contrary, this one
What is implied by the expression he would have a hard time believing it? साहेब्स लिविंग कंडीशन इज कॉन्ट्रेरी टू द मीनिंग ऑफ हिज नेम। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन जो है यहाँ सुटेबल होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स को फिल द ब्लैंक। Promises like mine abound in every corner of his blink world. The above statement of the speaker reveals the fact that people like Saheb are deluded होगा कि empowered होगा by such promise. Deluded होगा कि empowered होगा, ये दो में से क्या होगा? तो डिल्यूटेड होगा, क्यों होगा? साहेब एंड अदर्स लाइक हिम लिव इन अ वर्ल्ड वेयर सच एम्प्टी प्रोमिसेज आर फ्रीक्वेंटली मेड। बिना मतलब का जो है प्रॉमिस बनाया जाता था, केवल प्रॉमिस ही होता था, मेड बट नेवर फुलफिल्ड, जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती थी, नेवर फुलफिल्ड, लीडिंग टू डिसइल्यूजमेंट। दैट मीन्स जैसे लोग जो है लीडिंग कर रहा है डिसइल्यूजमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है, क्या हो रहा है? एम्प्टी प्रोमिस, केवल सिर्फ प्रोमिस ही करना, लेकिन उसका फुलफिल कभी नहीं होता था। तो इस तरह से यहाँ जिसका मतलब हो रहा है डिल्यूटेड। डिल्यूटेड का मतलब हो रहा है, मतलब किसी तरह का कोई उसमें कोई मतलब ही नहीं, केवल जो है प्रॉमिस करना। तो इस तरह से यहाँ आपको एक एक ऑप्शन देना है। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इम्पावर्ड का मतलब फिर तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रॉमिस, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस। यहाँ है डिल्यूटेड, नॉट हियर, देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्रॉमिसिंग। स्टेट वन रीजन फॉर द बॉय वाज वेयरिंग शूज दैट डिडंट मैच। स्टेट वन रीजन। व्हाट रीजन? रीजन क्या था, क्यों बच्चा जो है शूज मतलब मैच का नहीं पहना था, रीजन क्या था? तो यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है, द बॉय और मिसमैच्ड शूज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी थी, गरीबी के कारण वो क्या था? पॉवर्टी के कारण वो विच लाइकली फोर्स्ड हिम टू यूज व्हाट एवर फुटवेयर वाज अवेलेबल। जो भी अवेलेबल मिला उसको पहनने के लिए मजबूर करना पड़ा, मजबूरीवश उसे पहनना पड़ा। विच लाइकली फोर्स्ड हिम टू यूज व्हाट एवर फुटवेयर वाज अवेलेबल इंस्टेड ऑफ ओइंग प्रॉपर पेयर। प्रॉपर पेयर नहीं था, तो हिज लाइफ इज डिवोट ऑफ होप। तो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन आ रहा है, इसका जो आ रहा है द बॉय और क्योंकि गरीबी के कारण वो मिसमैच्ड शू पहने हुए था। अब देखिए लास्ट इसका जो आ रहा है क्वेश्चन, why aren't you wearing chappals? I asked one. The conversation between the speaker and the boys reflect the of the speaker. The conversation between the speaker and the boys reflect the curiosity and empathy of the speaker. Boys का था क्या? स्पीकर और बॉयज के बीच जो वार्तालाप हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, वो क्या दर्शा रहा था? द क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी ऑफ द स्पीकर। उसमें क्या उत्साह, क्या जानने की चाहत थी, और क्या उसमें एम्पैथी ऑफ द स्पीकर। तो इस तरह से यहाँ जो है छोटा छोटा आंसर ही देना है, बाकी सब जितना है ये भी जो है एक एक मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है। इस तरह से 9 क्वेश्चन का 2 ए और बी अथवा में है, कोई एक इसमें करना है। तो यहाँ जो है अब 10 क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। हाँ, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, 9 का 1 मार्क्स इफेक्ट हो रहा था, 6 मार्क्स का। अब यहाँ जो आ रहा है थोड़ा जो है ये सब्जेक्टिव में आ रहा है। सब्जेक्टिव तो भी था, लेकिन उसमें थोड़ा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट 1-2 लाइन में आंसर देना था। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ जैसे है ये जो आ रहा है 40 to 50 वर्ड में आपको देना है। ठीक है, यानी 5
फॉलोइंग 6, दे आर 6 क्वेश्चन। आपको इसमें से क्या करना है, 5 का जवाब देना है, जिसका लेंथ क्या होगा 40 to 50 वर्ड्स होना चाहिए उसका। और यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है, किससे लिया गया है, द इंटरव्यू। व्हाट वैलिड रीजन डज रुडयार्ड किपलिंग हैव टू कॉल एन इंटरव्यू इमोरल। यहाँ लेखक का नाम है रुडयार्ड किपलिंग, हैव टू कॉल एन इंटरव्यू इमोरल। इंटरव्यू के लिए एक इसमें शॉर्ट इसमें दिया गया है, किस तरह से जो है इंटरव्यू प्रोसेस होता है किसी जॉब के लिए। कहीं आप जा रहे हैं, किसी वैकेंसी या जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो उस वो क्या सही है, तो यहाँ पर लेखक उसी टॉपिक को हाईलाइट किए हैं, बताया है कि क्या किस दृष्टिकोण से सही है और किस दृष्टिकोण से गलत है। तो यहाँ कॉल इंटरव्यू इमोरल, अमानवीय बताया है, मतलब इसका निगेटिव पॉइंट को ही इन्होंने पहले ही हाईलाइट किया है। तब यहाँ जो है इसका हम देखिए शॉर्ट में कैसे कितना इसका लेंथ, आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा जब भी है आपका जितना मार्क्स का, जैसे एक क्वेश्चन जैसे अफेक्ट हो रहा है 2 मार्क्स करके आ रहा है इसमें, 5 into 2 10 मार्क्स। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो क्या होगा 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। और इसका क्या होगा वर्ड, इसका क्या लेंथ होगा 40 to 50 वर्ड, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 2 नंबर का। तो यहाँ ये उस हिसाब से आपको मार्क्स के हिसाब से आपको वर्ड का लेंथ देखिए 40 to 50 वर्ड में ही बस इसका जवाब देना है। यहाँ देखिए कैसे बताया गया है, रुडयार्ड किपलिंग कॉल्ड इंटरव्यू इमोरल बिकॉज, यहाँ तो आपको प्रश्न में इतना आ गया, पास्ट में जा रहा है, ये तो हमको ट्रिक बताए हैं कि जब भी प्रश्न आपसे पास्ट वाला पूछा जाएगा तो आंसर भी पास्ट में आपका जाएगा। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, फ्यूचर का विल का है तो विल का, मतलब यहाँ टेंस पे भी बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ आप प्रेजेंट में कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। पहला इंप्रेशन होता है एग्जामिनी का, अगर चेक कर रहे हैं आपका कॉपी तो एग्जामिनर जो है आपका पहले ही उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो यहाँ टेंस का पहले ध्यान देना है। यहाँ क्या है पास्ट में पूछा गया है, कॉल्ड इंटरव्यू इमोरल बिकॉज ही बिलीव्ड, देख रहे हैं ना सब पास्ट में जा रहा है, उन्हें विश्वास था, दे इंट्रूडेड इनटू अ पर्सन्स प्राइवेसी एंड डिग्निटी। वो क्या है व्यक्ति के जो अपना मनुष्य, अपना जो उसका इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है और उसकी डिग्निटी है, उसकी जो एक जो उसका अपना एक अहम भूमिका होती है, फोर्सिंग इंडिविजुअल्स टू एक्सपोज देयर इनर मोस्ट थाउट। उसको क्या है, उसको दबाव डालता है, क्या व्यक्तिगत उसकी प्राइवेसी उसकी नहीं रहती है, टू एक्सपोज देयर इनर मोस्ट थाउट, उसके अपने अंदर का जो है अपना जो विचार है उस पर जो है दबाव डाला जाता है। तो ये सही नहीं है, इसलिए इंटरव्यू अच्छी बात नहीं है, इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए इनके हिसाब से कि इसका वैलिड रीजन क्या है, इमोरल है, ये अमानवीय है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज सेल्फ रिलायंस इंटरवीन्ड विथ द चंपारण इंसिडेंट। हाउ वाज सेल्फ रिलायंस इंटरवीन्ड विथ द चंपारण इंसिडेंट, इसका जो है दूसरे चैप्टर का, ये इंडिगो चैप्टर का लिया गया है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ जो है किस तरह से यहाँ बताया गया है, चंपारण जो महात्मा गांधी का जो नील इंडिको का मतलब क्या हो रहा है, नील होता है कलर डाई करने का। तो यहाँ इसमें महात्मा गांधी का जो है इसमें बताया गया है चर्चा कि किस तरह लेखक जो है जाकर गांधी जी से मिले थे और किस तरह से वहाँ उन लोगों पर अत्याचार हो रहा था तो उस पर यहाँ पर बताया गया है। इसको भी हम डिटेल से बताएंगे, अभी आपको बस आंसर इसको कैसे आप दीजिएगा इसका बस आपको जानकारी हम दे रहे हैं। द चंपारण इंसिडेंट हाईलाइटेड सेल्फ रिलायंस एज गांधी इनकरेज्ड विलेजर्स। क्या है माने अपना व्यक्तिगत उसकी जो है रिलायंस करने के लिए विलेजर्स टू रिलाई ऑन, कि विश्वास करे अपने, करेज करने के लिए विलेजर्स को ऑन देम सेल्फ, कि आपके अंदर इतनी क्षमता है
आप जो है लड़ सकते हैं किसके प्रति, इनजस्टिस, अन्याय के प्रति। एम्पावरिंग देम टू टेक, उन्हें शक्तिशाली बनाए, टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स एंड राइट, वो अपने वो जो है जीविका और अपना अधिकार पर अपना जागृत हो, अवेयर है कि मेरा ये अधिकार है, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम क्यों मानेंगे। तो उसको बूस्टअप करने के लिए महात्मा गांधी जो है विलेजर्स को बहुत इनकरेज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। ये कहाँ से लिया गया है, द लास्ट सीजन, लास्ट लेसन, सॉरी। तो कहने का मतलब लास्ट लेसन क्या हो रहा है यहाँ पर, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मेरे पास बहुत समय है, हम इसे कल भी सीख लेंगे। ऐसा जो है कहने पर क्या महसूस हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना उसको जो है अफसोस होता है कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, हमें समय रहते ही इस पे। द लास्ट लेसन एम हेमल हाईलाइट्स द रिग्रेट ऑफ नेग्लेक्टिंग अपॉर्चुनिटी। हेमल जो है क्या हाईलाइट करते हैं, ये बताते हैं कि रिग्रेट ऑफ, जो नेग्लेक्ट करने पर कितना पछतावा होता है, अपॉर्चुनिटी, जब अवसर का हम खो देते हैं तो खोने से हम क्या होता है, कितना पछतावा होता है। एज द विलेजर्स एंड फ्रेंच पोस्टपोन लर्निंग फ्रेंच अंटिल इट वाज टू लेट, बहुत लेट हो गया था, लोग ध्यान नहीं देता था। ही इलस्ट्रेट्स नाउ फ्रेंच एंड अदर्स नेग्लेक्टेड लर्निंग देयर लैंग्वेज रियलाइजिंग इट्स सिग्निफिकेंस ओनली व्हेन इट वाज टू लेट। जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, हमें फ्रेंच सीखना चाहिए, तब तक ही ऑर्डर आ गया कि नहीं, अब यहाँ फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। तो इस तरह से समय रहते ही हमेशा जो है उसका समय का उपयोग करना चाहिए, यहाँ लेकर ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका, हाउ कैन अर्थ प्ले द रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा। लेखक का नाम है ना, हाउ कैन अर्थ प्ले द रोल ऑफ ए टीचर, किस तरह जो अर्थ जो है एक शिक्षक की भूमिका निभाता है, अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा। ये कहाँ से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। तो यहाँ जो है देखिए इसका आंसर कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा इन कीपिंग क्वाइट अर्थ एक्ट्स एज ए टीचर। इस चैप्टर में लेखक जो है क्या बता रहे हैं, अर्थ क्या है, एज ए टीचर, बाय डिमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ स्टिलनेस एंड रिन्यूअल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ क्वाइट लाइक विंटर व्हेन लाइफ पाउज। जब ठंड होता है तो क्या होता है, लाइफ क्या हो जाता है, एकदम पाउज हो जाता है, एकदम सब जो सुस्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है। अर्थ रिजुवनेट इटसेल्फ, लेकिन अर्थ क्या करता है, फिर वो उसको फिर से उसे उसमें जीवंत लाता है। दिस टीचेज ह्यूमन्स द वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो फिर जो है रिजुवनेट हो जाता है अर्थ। दिस टीचेज ह्यूमन्स द वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यूनिटी एंड हार्मोनी, गाइडिंग देम टूवर्ड मोर माइंडफुल एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ बताया गया कि किस तरह जो है ठंड के मौसम में पूरा स्नोई वेदर हो जाता है तो किस तरह लाइफ जो है एकदम पाउज हो जाता है, और जैसे स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर से रिजुवनेट हो जाता है, फिर से सजीवता आ जाती है। तो यहाँ क्या कर रहा है, अर्थ का क्या है, इन्वायरमेंट, नेचुरल एक नेचर क्या है, एक हमें यह शिक्षा देता है, वो खुद ही वो टीचर की तरह गाइड कर रहा है। और इस तरह से महसूस हो रहा है कि किस तरह अर्थ में जितने जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र है, उसमें टेम्परेचर जब लो होता है तो किस तरह उसकी स्थिति पॉज हो जाती है, और फिर जब स्प्रिंग की सीजन आती है तो किस तरह लाइफ जो है फिर रिजुवनेट हो जाता है। तो यहाँ बड़ा अच्छा तरीके से इसका बताया गया है। अब जो है देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, एंड सच टू इज द grandeur of domes. How can grandeur of domes be impressive and inspiring according to Keats? जॉन किट्स के द्वारा है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी का है। ठीक है, तो अब जो है देखिए
क्या बता रहा है? किड्स फाइंड द ग्रेंड्योर ऑफ डोम्स इम्प्रेसिव बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ब्यूटी इवन इन ट्रेजिक। जब बहुत स्थिति जो है भयावह दुख में भी होता है, तभी उसमें सुंदरता रहती है। इंस्पायरिंग अवे थ्रू द इनएविटेबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ नेचुरल साइकिल्स। कहने का मतलब है कि मृत्यु है लेकिन उसमें भी एक अलग सुंदरता है। क्या है? जैसे लेखक का ही है, जैसे पब्लिकेशन कोई हम लोग देखते हैं वो हमेशा सजीव है ना, उसमें भी जो है हमेशा हमें अच्छा चीज़ हमेशा पढ़ने को लगता है कि लाइफ चला गया है लेकिन उसमें फिर भी सजीवता है। तो यहाँ वही ग्रेंड्योर ऑफ डूम्स बताया गया है। तो यहाँ जो है सेंटेंस में देखिएगा कि किस तरह से जो है एक ब्यूटी इवन इन ट्रेजिक एंडिंग के बावजूद भी जो है उसमें ब्यूटी किस तरह से परिलक्षित होती है, रिफ्लेक्ट करता है। इंस्पायरिंग अवे थ्रू द इनएविटेबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्राइस्ट सोफियो यू आर स्टिल एट स्कूल, व्हाट इमेज डू यू फॉर्म ऑफ जोफ एज अ ब्रदर फ्रॉम एबव कॉन्टेस्ट। तो गोइंग प्लेस से लिया गया है ये। जियोफ इज अ सेंसेबल एंड मैच्योर्ड ब्रदर। जियोफ कौन था? बहुत ही एक समझदार सुलझा हुआ और पूरा जो है मेंटली जो है बहुत मैच्योर्ड एक भाई था। हु इम्प्रैक्टिकल एंड डाउन टू अर्थ। अनलाइक सोफियो उसकी बहन थी। हु ऑफन ड्रीम्स बिग, जबकि उसके ठीक विपरीत उसकी बहन जो थी क्या थी? यहाँ दो मतलब एक बताया गया है कैरेक्टर का कि किस तरह एक सोफिया नाम की है, वो किस तरह उसकी फ्रेंड उसको हमेशा कंट्रोल करती है, वो डे ड्रीमर है। और उसका भाई जो है एक बहुत बड़ा जो है ट्रेनर है, जियोफ नाम है। और यहाँ उसी पर आधारित एक बड़ा अच्छा स्टोरी है जो ड्रीम मतलब लोग को कैसे नहीं देखना चाहिए। डे ड्रीमर थी और उस किस तरह से वो अपना कल्पना की दुनिया में ही अपना विचरण किया करती थी, लेकिन कभी वो कल्पना का जो है सपना जो होता है वो कभी सच नहीं होता है, उसको बाद में इसका पछतावा होता है। तो वहाँ बताया गया अनलाइक सोफिया हु ऑफन ड्रीम्स बिग एंड इमेजिन थिंग्स, जियोफ स्टेज रियलिस्टिक, जबकि उसका भाई जो है वास्तविकता से जुड़ा रहता था, हमेशा उसको समझाता था। मेकिंग हिम अ बैलेंस, कि अपने आप को नियंत्रित रखो, एंड स्टडी, और अपने आप को स्थिर करो। इन्फ्लुएंस इन देयर रिलेशनशिप, वो एक दूसरे जगह एक फुटबॉलर था उसके साथ वो हमेशा मिलना जुलना चाहती थी, जबकि कभी मिली भी नहीं थी। लेकिन वो डे ड्रीमर जिसको कहते हैं ना कल्पना में, तो उसको उसका भाई हमेशा उसको समझाता था कि नहीं ऐसा मत करो, तुम वास्तविकता जगत से जुड़ो और तुम इस तरह से केवल कल्पना लोक में सपना मत देखा करो, ये सही बात नहीं है। तो इस तरह से बड़ा अच्छा इसका है, जिसको फिर बाद में हम इसको डिटेल में बताएंगे, स्टोरी है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए अब, आंसर एनी टू। तो इसमें से 6 है, 6 में से आपको क्या करना है, ओनली यू हैव टू 5 आंसर, है ना। अब आंसर भी आपको जो इसमें अच्छा लगे, एक ऑप्शनल मिला है, 6 है, 6 में से आपको 5 का ही जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये भी जो है आपको जो है सब्जेक्टिव में लॉन्ग टर्म का ही है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी जो है आपको क्वेश्चन जो है ये भी जो है 40 से 50 वर्ड का ही देना है ना। ये भी इसका भी जो है 40 to 50 वर्ड्स पे देना है। और इसमें जो है 3 है, 3 में से आपको 2 का जवाब देना है, ठीक है। 3 में से 2 का जवाब देना है। और ये मार्क्स जो इफेक्ट हो रहा है 2 into 2, 2 मार्क्स का है, ठीक है। 4 मार्क्स का ये आ रहा है, 3 है, 3 में से 2 का जवाब देना है, या तो ये 1 2 दीजिए या 3 4, 3 2 1, कुछ भी इसमें से 3 में से एक आपका मतलब जाएगा, 2 क्वेश्चन का आपका जवाब। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या बताया गया है, चाइल्ड्स डेस्परेट अटेम्प्ट टू फाइंड देयर लेवल reflects his frustration with the modern world, sustained
substantiate the above statement with। द थर्ड लेवल से लिया गया है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है। Charlie's desperation to find the third level symbolize his yearning to escape the stress and complexity of the modern world. His fascination with the peaceful 1890s reflect his dissatisfaction with the fast-paced, war-torn environment of his time, highlights his desire for simplicity and integrity। मतलब यहाँ एकदम जो है क्लियर इसमें स्टोरी पर है और उस पे आपको ये जवाब देना है। और यहाँ क्वेश्चन जो है थर्ड लेवल सिम्बलाइज हियरिंग इज टू एस्केप स्ट्रेस, स्ट्रेस से जो है बाहर निकलते हुए, और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब आधुनिक जो अभी चल रहा है उसमें जो कम्प्लेक्सिटी है उस सब से हट के अपना जो है किस तरह से जो है आप अपना डिससेटिस्फेक्शन विद द फास्ट प्लेस्ड वॉर टॉर्न इन्वायरमेंट ऑफ हिज टाइम, हाईलाइट हिज डिजायर फॉर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का यहाँ हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम proofs Geoff Green's farsightedness explained with reference to the text to the journey to the end of the earth। journey to the end of the earth चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। इसमें प्रूव करना है कि स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम अंटार्कटिका में जो लेखक अपने साथ कुछ बच्चों को ले गए थे वहाँ पर क्या प्रूव करना है, वहाँ का क्या, उसके जाने के बाद वहाँ उन लोग को क्या अनुभव हुआ उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका देखिए क्या होगा। Geoff Green's students और आइस प्रोग्राम रिफ्लेक्ट हिज farsighted vision to educate young minds। वो क्या करना चाहते थे, यंग बच्चे को, स्टूडेंट को ले गए थे। छोटे बच्चे जाते तो बस वहाँ तो पोल्यूशन बढ़ाते और कुछ लोग सीखते भी नहीं, तो बड़े बच्चों को ही साथ में ले गए थे ताकि वहाँ वो लोग शिक्षा प्राप्त करें और वहाँ का जो है क्या क्या चेंज आ रही है क्लाइमेट में, किस तरह से अलग हट कर वो है अर्थ का जो है लास्ट जो अंटार्कटिका जो होता है वहाँ पूरा बर्फीला, कितना टेम्परेचर लो रहता है 0 पे, और वहाँ किस तरह से लाइफ सर्वाइव करता है उसके बारे में वो शिक्षा देना चाहते थे यंग माइंड अबाउट द एनवायरमेंटल चैलेंज ऑफ अर्थ। बाय टेकिंग स्टूडेंट टू अंटार्कटिका ही एक्सपोजेस देम टू स्टार्क रियलिटीज ऑफ क्लाइमेट। कैसे चेंज होता है वास्तव में, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। 6 महीना दिन है, 6 महीना रात है, वहाँ ऐसा नहीं कि सुबह शाम हो रहा है। एंड इंस्पायर देम टू बिकम फ्यूचर एम्ब्रेस्ड फॉर इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन। इस तरह से यहाँ जो है इसके बारे में बताया गया है। अब जो है नेक्स्ट आ रहा है, यू स्पीक पिकुलियर थिंग्स, व्हाई डज डेरी फाइंड मिस्टर लैम्प्स कन्वर्सेशन पिकुलियर। ये ऑन द फेस ऑफ इट का है। यू स्पीक पिकुलियर थिंग्स, व्हाई डज डेरी फाइंड मिस्टर लैम्प्स कन्वर्सेशन पिकुलियर। Derry finds Mr. Lamb's conversation peculiar because Mr. Lamb speaks in an unusual और एकदम पूरा हट के ही बात कर रहे थे पॉजिटिव वे, seeing the good in everything and encouraging Derry to embrace life unlike others who pity him। जबकि दूसरा लोग क्या कर रहा था, उस पर दया कर रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, encourage कर रहे थे। Mr. Lamb's words challenge Derry's insecurities and offer an uplifting perspective on his physical scares and life। तो इस तरह से इसमें तीनों जो है आपको 2-2 मार्क्स का इफेक्ट हो रहा है, जिसमें 2 ही देना है जवाब और 2 जवाब भी देना है, 3 में से 2 का जवाब देना है और जो कि 40 से 50 वर्ड का होगा। अब लास्ट बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है,
यहाँ भी उसी तरह दिया गया एक स्टेटमेंट बुक का लिया गया है, और यहाँ जो है किस तरह से इस ये जो है आपका जो है लास्ट नहीं है, 13 13 1 है, 12 के बाद 13 भी एक है। तो यहाँ जो आ रहा है, क्या करें इसको बाद में कर दे, टाइम है ना अभी। तो 12 में बताया गया इसमें 120, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये 120 वर्ड में, 120 टू 150 वर्ड में आपको जवाब देना रहेगा। ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। बोथ द ऑफिस बॉय एंड द पेडलर, अच्छा हाँ ठीक, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन, देयर आर टू क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर एनी वन। हाउ डू द पेडलर्स फ्रॉम द rat raps and the office boy from poets and pancakes compare in terms of their frustration status and guards against other? इसका क्या जवाब देना है? ये भी 120, ये लॉन्ग टर्म का है, 120 टू 150 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, इसमें जो है दो में से आपको एक का जवाब देना है। 12 क्वेश्चन में दो में से एक का जवाब देना है, और इसका मार्किंग क्या है? 5 मार्क्स मिलेगा इसका। कोई भी एक आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 मार्क्स का है एक क्वेश्चन का आंसर। तो और आंसर भी आपको लंबा जाएगा थोड़ा, 5 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, बोथ द ऑफिस बॉय एंड द पेडलर्स exhibition frustration as a result of their humble position and life conditions. The peddlers, फेरी वाला हुआ है वो जो उसका है दिया बताया गया, द पेडलर्स ग्रेपल्स विथ पॉवर्टी, क्या कर रहा था वो? एकदम जो है गरीबी का जीवन जी रहा था। एंड दस ही व्यूज लाइफ एज ए rat raps that lures people with worldly desires. His frustration is evident in behaviors such as stealing. उसका ये फ्रस्ट्रेशन ही दिखा रहा था, वो क्या कर रहा था, जहाँ मौका मिलता था वो कुछ चोरी कर लेता था। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज रिसेंटमेंट एंजाइटी अगेंस्ट सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के जो है विरुद्ध था, मतलब गलत था, चोरी नहीं करना चाहिए। तो वही बताएगा, लाइक वाइज द ऑफिस बॉय इन द पोएट एंड पैनकेक्स इज नॉट कंटेंट विथ हिज सेक्रेटरियल वर्क, रिसेंटफुल ऑफ हिज अनरियलाइज्ड artistic inspiration. Both characters represent people trapped in the stagnation cycle, but whereas the peddlers manage to redeem himself, the office boy is bitter. तो इस तरह से यहाँ जो है 120 मार्क्स का हुआ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है Analyze the character of William Douglas from Deep Water and Mukesh from Lost Spring in terms of their determination and willpower in pursuing their goals. Character highlight करना है, Deep Water and Mukesh from Lost Spring poems स्टोरी से लिया गया इंटरेस्ट। तो यहाँ जो है William Douglas of Deep Water and Mukesh of Lost Spring are two such characters who represent unrelenting willpower. Douglas overcomes his intense phobia for water through relentless practice एंड इंटेंस ट्रेनिंग के बावजूद बार बार उसकी प्रैक्टिस के बावजूद उसे क्या होता था, डर लगता था पानी से। रिफ्लेक्टिंग हिज रिसॉल्व टू ओवरकम ऑब्स्टेकल। मुकेश हैविंग बीइंग बॉर्न इनटू पॉवर्टी, जबकि मुकेश क्या था, वो गरीबी जीवन जी रहा था, बॉर्न इनटू पॉवर्टी में एस्पायर टू बिकम अ मैकेनिक एंड लेबर्स एसिडुअसली टूवर्ड्स फ्रीइंग himself from the slavery of child labor. वो क्या था, freeing himself from the slavery of child labor, बाल मजदूर से वो
both characters represent stamina, not yielding to their circumstances to determine their future. Their story evoke hope and perseverance. तो इस तरह से यहाँ आपका इसका 120 to 150 वर्ड का आंसर कंप्लीट हुआ। और यहाँ जो है इसमें क्या आपको मिलेगा, 5 मार्क्स का ए, आपका 2 में से कोई एक का देना है। ठीक है, अब जो आ रहा है लास्ट क्वेश्चन नंबर हियर, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 2 में से एक देना है। व्हाई डिड डॉक्टर सदो ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर इवन दाउ इट वाज एन unpatriotic act? Describe the difficulties faced by Dr. Sadao when he decided to help the enemy soldier. तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको उसी तरह 120 मार्क्स का 120 वर्ड्स में देना है। 120 150 और 5 मार्क्स का है, ये भी जवाब होगा इसका 5 मार्क्स का। इसमें भी आपको 120 to 150 वर्ड में ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, एनमी से लिया गया है। तो यहाँ जो है देखिए किस तरह से इसका जवाब दिया गया है। डॉक्टर सदाओ बीइंग अ पैट्रियोटिक हिमसेल्फ, क्या थे वो, पैट्रियोटिक थे मतलब देशभक्त थे अपने। आप डिसाइडेड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर मोटिवेट बाय हिज सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, मानवता के जो अपना जो है सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी से वो मोटिवेट करते थे। एंड प्रोफेशन एथिक्स एज फिजिशियन, हार्डशिप हिज मोरल कॉन्सियंस वुड नॉट परमिट हिम टू अलाउ अ सीरियसली वुडेंट मैन टू डाई। कभी भी वो ये अनुमति नहीं दिए कि अलाउ टू सीरियस वुंडेड मैन टू डाई। इवन दाउ इट वॉज एक्सट्रीमली रिस्की, बहुत ही रिस्की था। डॉक्टर्स इनकाउंटर्ड मेनी हार्डशिप, हिज सर्वेंट्स वेयर अगेंस्ट हिम, उनका जो है सर्वेंट्स, उनका जो स्टाफ वो भी था क्या था, उसके विपरीत उसके अगेंस्ट में था। एप्रीहेंडिंग द repreciation of shelter and enemy and ultimately deserted him. He lived under constant suspicion and anxiety about being discovered as a traitor, balancing his loyalty to Japan and his responsibility to humanity created internal and external conflicts, making his decision both noble and challenging. तो इस तरह से इसका जो है आपको 150 वर्ड, 120 से 150 वर्ड, यू हैव 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर, एनालाइज द थीम ऑफ द टाइगर किंग। द टाइगर किंग से लिया गया है कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, अगर मनुष्य की चरित्र का आपको चित्रण करना आप चाहते हैं तो आप गिव हिम पावर, ये एक स्टेटमेंट उसमें डायलॉग दिया गया है, उसी पर है हाईलाइट एनालाइज द थीम ऑफ द टाइगर। इसका थीम इसी टाइगर और द टाइगर किंग जो स्टोरी है उसकी उसी पर आधारित आपको कैरेक्टर हाईलाइट करना है, मैंने कैरेक्टर के बारे में उसके बताया गया जो डायलॉग है उस पर आपको डिस्क्राइब करना है, एनालाइज करना है। द टाइगर King illustrates the notion that power proves a man's character. The king's desire for power. Kings का क्या होता है, पावर का एक इच्छा होती है, राजा है कि क्या है कि पावर ब्लाइंडेड होता है him into abusing his power, indiscriminately hunting tigers in an attemptly, माने बिना वह एक अपना पावर को प्रूव करने के लिए हम बहुत शक्तिशाली है, वो क्या किया बिना किसी मतलब रोके हुआ टाइगर को हंटिंग करता है इन अटेम्प्ट डिफीट टू अ प्रोफेसी। प्रोफेसी एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर आया था जो बताया था कि आपका जो मौत होगा टाइगर के द्वारा ही, टाइगर के कारण ही होगा। तो उसको वो क्या किए थे, चैलेंज किए थे, टाइगर रहेगा नहीं, टाइगर को मार देंगे तो फिर मौत का कारण है, मनुष्य तो मरता है लेकिन टाइगर के कारण हम नहीं मरेंगे, ऐसा उसका चैलेंज था। हिज एरोगेंस ब्लाइंडेड हिम
to the consequence old age action, resulting in environmental destruction and the alienation of his subjects. Ultimately, I unchecked power revealed his hubris, and ironically, his fate was sealed not by a tiger. ऐसा हुआ कि उसका जो भाग्य जो था टाइगर के कारण ही मारा गया, बाय अ टाइगर, बट बाय अ टॉय टाइगर। उसके जगह क्या था, एक लकड़ी का टाइगर। मतलब इसमें स्टोरी दिया गया कि 99 टाइगर को वो मार चुके थे और 100 टाइगर को जो मारे थे तो वो असल में अनकॉन्शियस हो गया था। वो सोचे कि मर गया, लेकिन वास्तव में मरा नहीं था वो टाइगर। और एक उसमें स्टोरी दिया गया जिसमें उसको लकड़ी का एक टाइगर लाया गया, उसमें खेलते खेलते उसके हाथ में जो है लकड़ी का ही, टाइगर का ही खिलौना का ही, उसमें लकड़ी का इसमें एक लगा हुआ था कांटी, उससे उसका हाथ में जो लगा घाव हो गया और सेप्टिक हो गया। इस तरह से उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ वही बताया गया है इस स्टोरी में कि टाइगर बट अ टॉय टाइगर डिमोन्स्ट्रेटिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ डोमिनेंस, द स्टोरी अंडर स्कोर्स हाउ पावर इफ मिसयूज्ड करप्ट लीड्स टू डाउनफॉल। यहाँ बताया गया है कि अगर आप अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, आपके चरित्र पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ इनह्यूमनिटी, जो अपना एक पावर को दिखाने के चक्कर में अपना जो व्यक्तित्व आप खो देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ह्यूमनिटी आपके अंदर होना चाहिए, एक मानवीय आप मनुष्य है। आप राजा बन गए तो राजा का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है टोटल मेरा ही जो है आधिपत्य हो, प्रजा पर भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह करते हुए यहाँ जो है एक कहानी पर समापन किया गया है। लेखक यहाँ इस तरह से ये इसका चरित्र का चित्रण किए हैं। इस तरह से आज का जो है ये जो है लास्ट ईयर का जो है 2025 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। अब इसमें आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जो आप पॉइंट नहीं समझे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देंगे। और इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है आपका हमेशा प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे। और जो मेन चैप्टर रहेगा पूरे सिलेबस को कवर करते हुए क्रैश कोर्स के तहत आपको मेन चैप्टर हाईलाइट करेंगे और इसी पैटर्न से आपका मॉडल पेपर भी टेस्ट लेंगे। तो इस तरह से आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। 80 मार्क्स का 80 मार्क्स आपको आना ही है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। बस आपको मेरे ट्रिक्स को और टिप्स को आप फॉलो कीजिए और इस हिसाब से आप अपना स्टडी को जारी रखिए। बी सीरियस अबाउट स्टडी। नाउ फिनिश द क्लास हियर, नेक्स्ट डे वी स्टार्ट नेक्स्ट मॉडल। सो थैंक यू वेरी मच।